नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द आयुर्वेदा पर। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग जो है आयुष काउंसलिंग की संपूर्ण प्रतिक्रिया के बारे में, पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपने नीट का एग्जाम दे दिया है और नीट का एग्जाम देने के बाद आप सब जो है आस लगाए बैठे हो कि आखिर मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, आखिर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं, कौन सा कोर्सेस मिलेंगी। बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। उसी बीच आपने सर्च किया और आपको मिला आयुष काउंसलिंग की संपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आप जो एग्जाम देते हो ना और उसमें आपको नीट का जो रिजल्ट है, आपको रिजल्ट मिलता है, जो आपका ऑल इंडिया रैंक AIR जनरेट होता है आपका, कि आप पूरे भारत में कौन सा स्थान है आपका नीट के अंदर। ठीक है, अब उसमें उस रैंक के बिहाफ पे आपको एक कोई कॉलेज मिलता है। वो कॉलेज किस प्रकार से मिलेगा आपको, क्या आपके रैंक के बिहाफ पे वो कॉलेज ठीक है या उससे बेहतर ऑप्शन आपके पास हो सकता है। इन सभी चीजों का जो है ना, आप जो सेलेक्ट करोगे कॉलेज, जो एडमिशन प्रोसेस होगा, जो रजिस्ट्रेशन होगा, जो काउंसलिंग होगी, ये सब कुछ एक माध्यम होता है, एक काउंसलिंग की प्रतिक्रिया होती है। उसी काउंसलिंग को हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझने वाले हैं, जिससे आप अपनी काउंसलिंग खुद कर सकते हो और अपने लिए एक बेहतर कॉलेज का चुनाव कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रसाद और आप देख रहे हैं द आयुर्वेदा। मैं पिछले 5 सालों से आप सभी को आयुष काउंसलिंग के लिए इस चैनल द आयुर्वेदा पे गाइड करते आ रहा हूं। हर एक साल मैं एक वीडियो जरूर बनाता हूं काउंसलिंग की प्रतिक्रिया के ऊपर। ऐसे हजारों वीडियो बनते हैं पूरे काउंसलिंग में आप सभी के लिए, लेकिन एक वीडियो काउंसलिंग के लिए मैं जरूर बनाता हूं, जिसको आप अगर कंप्लीट देख लेते हो ना, तो आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं रह जाती है काउंसलिंग में। और मैं वादा करता हूं कि ये जो वीडियो होने वाली है, लास्ट तक अगर आप देखेंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी काउंसलिंग खुद भी कर सकते हैं। अपने लिए क्या आपके लिए बेहतर है, कौन सी काउंसलिंग आपको करनी चाहिए, आप अपना राज्य छोड़ के किसी और राज्य में एडमिशन लेंगे तो क्या प्रोसेस रहेगा, स्टेट कोटा क्या होता है, ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, कट ऑफ क्या होता है, चॉइस फिलिंग क्या होता है, अपग्रेडेशन कैसे किया जाता है, हर एक चीज A to Z, जितनी चीजें काउंसलिंग में, जितने टर्म यूज होते हैं, सब कुछ मैं यहाँ पे आप सबको बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में क्लियर करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप भी सपोर्ट दिखाइए हमारे तरफ से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि हम लोग जो है अभी द आयुर्वेदा चैनल पे हैं, तो द आयुर्वेदा चैनल पे मैं बात करता हूँ सिर्फ आयुष काउंसलिंग की। अगर आप MBBS BDS भी जानना चाहते हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल है मेडिकल मेंटोरिया, उसको जाके आप सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पे आपको सारे चीजें मिल जाएंगी। ये सिर्फ डिसाइड किया गया है आयुष कोर्सेज के लिए चैनल, तो यहाँ पे आपको आयुष की जानकारी मिलेगी। और आज जिस काउंसलिंग की हम लोग बात करेंगे, एक्चुअल में ये आयुष काउंसलिंग की ही बात करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अब भैया बहुत से बच्चे पूछते हैं कि चलो एकदम बेसिक से बताओ, तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली द आयुर्वेदा का मेन मोटो ही है कि आप अगर गार्जियन हैं, अगर आप पेरेंट्स है किसी बच्चे का, तो आपको भी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करके जाना है, सब कुछ समझ में आना, कुछ भी आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, बहुत बेसिक से चीजों को समझाने वाला हूं मैं। ठीक है, आयुष काउंसलिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, आयुष काउंसलिंग। अब ये आयुष काउंसलिंग जो है, सॉरी यहाँ पे जो है 2026 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2026 चल रहा है, आयुष काउंसलिंग 2026 की हम लोग बात करने वाले हैं। अब चूंकि आयुष की बात करने वाले हैं, तो इसके अंदर कोर्सेज कौन कौन सी आएंगी। ठीक है, देखिए, कोर्स का नाम भी इसी में मेंशन है, अगर आप ध्यान देंगे ना यहाँ पे, तो कोर्स का नाम जो है इसी में मेंशन है। जैसे कि ये देखिए, AYUSH, A4 आपका हो जाएगा यहाँ पे आयुर्वेदा, इसको हम लोग बोलते हैं BAMS। क्या बोलते हैं? BAMS बोलते हैं। Y4 हो जाएगा आपका योगा, इसको हम लोग बोलते हैं BNYS। ठीक है, U4 हो जाता है आपका यूनानी, इसको हम लोग बोलते हैं BNYS। बैचलर ऑफ, सॉरी, BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। एस पर हो गया सिद्धा, जिसको हम लोग बोलते हैं BSMS। क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इसको BSMS। और एच पर होम्योपैथी, जो कि हो गया आपका BHMS।
तो ये जो आयुष की काउंसलिंग हम लोग जानने जा रहे हैं, या फिर अगर आप आयुष की काउंसलिंग कराने वाले हो, तो एक ही काउंसलिंग में अलग बात है आपने टारगेट किया आपको बीएमएससी करना है, आपको बीएचएमएस की करानी है, आपको बीयूएमएस की करानी है, लेकिन ये जो आप काउंसलिंग करोगे वो सारा कोर्स एक साथ ही चलता रहेगा पैरेलल। तो आप इसमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आपको आयुष काउंसलिंग करानी पड़ती है। और हम लोग आयुष काउंसलिंग की बात करने वाले हैं, आई बात समझ में? हमने ये 5 कोर्सेज की बात कर ली, ठीक है। हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 5 कोर्सेज हैं, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, अब हर कोर्स का टाइप ऑफ कॉलेजेस भी तो होता है। जैसे बीएमएस है मान लीजिए आयुर्वेदा का, तो बीएमएस गवर्नमेंट भी तो होता है, सेमी गवर्नमेंट भी होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट भी होते हैं, प्राइवेट भी होता है। तो अगर मैं एवरी सिंगल कोर्स की बात करूं, चाहे कोई भी आप कोर्स उठा लो, ठीक है, चाहे आप बीएमएस ही उठा लो, एक बात कह रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए, तो बीएमएस में प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं, ठीक है। बीएमएस में डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी होती है। डीम्ड क्या होती है मैं पहले ही समझा देता हूं आपको कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्राइवेट कॉलेज जैसे होती है उसी प्रकार से डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, मतलब कि प्राइवेट जो आपका कॉलेज होगा ये, अब समझिए कि यूपी के अंदर प्राइवेट कॉलेज है, महाराष्ट्र के अंदर प्राइवेट कॉलेज है, बिहार के अंदर प्राइवेट कॉलेज है, तो ये जो कॉलेज होगा ना ये, और जो गवर्नमेंट कॉलेज है उस स्टेट का, ये सभी, और सेमी गवर्नमेंट भी, ये तीनों कॉलेज जो है किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होती है, ठीक है। तो ये प्राइवेट हो गया, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, और ये जो जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होती है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होता है। कॉलेज प्राइवेट है, आप फीस पे करोगे, बट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट रहती है वो। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होता है ना, ये खुद की यूनिवर्सिटी होती है, वही कॉलेज है, वही यूनिवर्सिटी है, वही पढ़ाई होता है, वही एग्जाम कंडक्ट कराएगी। आ गई बात समझ में? डीम्ड का मतलब इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी होता है। फी रेगुलेटरी सिस्टम भी इनका अपना खुद का होता है, अपने मर्जी से फीस लेते हैं, अपने मर्जी से एग्जाम कराएंगे, सब कुछ मतलब इंडिपेंडेंट, कोई किसी का जोड़ नहीं हो सकता इनके ऊपर, ठीक है। तो आगे बात समझ में आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है। अब मान लीजिए हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे एक बीएमएस है कोर्स, उसके अंदर प्राइवेट कॉलेज भी होती है बीएमएस, जो बीएमएस कराती है, डीम्ड कॉलेज भी होती है जो बीएमएस कराती है, सेमी गवर्नमेंट भी होता है, अर्ध सरकारी बोलते हैं इसको, ये भी बीएमएस कराती है, गवर्नमेंट कॉलेज भी होता है जो बीएमएस कराती है, बीएमएस की नेशनल यूनिवर्सिटी भी होता है, जैसे एनआईए जयपुर हो गया, एनआईए पंचकुला हो गया, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हो गया, जैसे बीएचयू, आईटीआरए जामनगर, बीएमएस का बता रहा हूं मैं। तो इतने प्रकार के जो है टाइप ऑफ कॉलेजेस होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि प्राइवेट कॉलेज में भाई कैसे एडमिशन होता है काउंसलिंग के लिए, सेमी गवर्नमेंट में कैसे होता है, गवर्नमेंट में कैसे होता है। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी, अगर आप पूरा काउंसलिंग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक तो भाई देखना पड़ेगा। बट मैं गारंटी देता हूं जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला। पूरे मतलब आप कहीं पे जाके काउंसलिंग फीस 50,000 भरेंगे भी ना, तो भी आपको कोई समझाएगा नहीं इतना डिटेल में हर एक चीज जितना मैं बताने जा रहा हूं। तो बस समय दीजिए अपना थोड़ा, और हमें मौका दीजिए समझाने का, सिखाने का। ओके, चलिए, तो ये टाइप ऑफ कॉलेजेस हमने बात कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ऑल इंडिया कोटा क्या होता है और स्टेट कोटा क्या होता है। ये बहुत ही समझने वाली चीज है, बहुत से बच्चों को बेसिक, ये बहुत बेसिक है, आप समझ जाओगे, आप तुरंत बोलोगे मैं ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले रहा हूँ, मैं स्टेट कोटा से एडमिशन ले रहा हूँ। कैसे क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज करो कोई एक कॉलेज है, कोई एक कॉलेज है जहां पे 100 सीट है, कोई एक कॉलेज है किसी राज्य के अंदर जहां पे 100 सीट है, गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस 100 सीट में डिवाइस 85% और 15% का डिवीजन हुआ है, डिवाइड हुआ है सीटें। अभी जो 85% सीट होता है ये उन बच्चों के लिए रिजर्व रहता है जिस राज्य में ये कॉलेज है, आई बात समझ में। और जो रेस्ट 15% रह गया सीट, वो उन बच्चों को मिलता है जो उस राज्य में नहीं है। पूरे भारत के बच्चे इसके लिए एडमिशन के लिए काउंसलिंग कराते हैं। तो ये दो तरह की सीट होती है। स्टेट कोटा किसके लिए हो गया, जिस स्टेट में वो कॉलेज है उस स्टेट के कॉलेजेस में 85% सीट रिजर्व रहता है स्टेट के बच्चों के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट कोटा। रेस्ट जो 15% सीट बच गया, मान लीजिए अब एग्जांपल दे रहा हूं, यूपी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है लखनऊ वाला, ठीक है। अब लखनऊ के अंदर एक 100 सीट है मान लेते हैं, उस 100 सीट के अंदर जो है ना 85% सीट जो है वो यूपी के बच्चों के लिए ही है, क्योंकि वो कॉलेज यूपी में सिचुएटेड है।
जो 15% सीट बच गया, यानी कि 15 सीट बच गया, उस पे पूरे भारत के बच्चे ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो 85 सीट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ यूपी के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। वही बच्चे कंपटीशन करने के थ्रू अपना कोई एडमिशन ले सकते हैं। आगे बात समझ में, स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा क्या होता है? तो भैया ऑल इंडिया कोटा क्या होता है? ऑल इंडिया कोटा बहुत सिंपल है। हमने क्या बताया, 15% सीट जो होता है वो होता है, मतलब कि आप अपना राज्य छोड़ के, अब मान लो कि आप यूपी से हो, आप महाराष्ट्र से हो, आप मध्य प्रदेश से हो, आप बिहार से हो, ठीक है, और आप अपना राज्य छोड़ के किसी अन्य राज्य में जाना चाहते हो एडमिशन के लिए, आप बिहार से हो, आप यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हो, आप महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हो, तो आपके लिए तो 15% ही सीट है ना बाहर के राज्यों के कॉलेजेस में रिजर्व। लेकिन आपके राज्य में आपके लिए कितना सीट है? 85% है। तो वो जो 85% पे अगर आपका एडमिशन होता है, तो कहा जाएगा कि आपका एडमिशन स्टेट कोटा से हुआ है। अगर आप अपने राज्य छोड़ किसी और राज्य में जाते हो, तो 15% सीट में आपका एडमिशन होगा, तो इसको कहा जाएगा आपका एडमिशन कहाँ हुआ है? ऑल इंडिया कोटा में आपका एडमिशन हुआ है। आगे बात समझ में, स्टेट कोटा क्या होता है, ऑल इंडिया कोटा क्या होता है? अब हम लोग जानते हैं कि जो ये सीट मैंने बताई आपको 85%, ठीक है, आपको मैंने बताई 85% और 15%, आखिर इसकी जो काउंसलिंग होती है, इसकी जो काउंसलिंग होती है, क्या एक ही साथ होती है, अलग अलग हो सकती है? क्योंकि मैं मान लीजिए आप काउंसलिंग करा रहे हो, आप यूपी से हो, आप महाराष्ट्र से हो, आप चाहते हो कि मैं अपने स्टेट की काउंसलिंग करूं 85% के लिए, लेकिन मेरे स्टेट से बढ़िया कॉलेजेस भी दूसरे राज्य में है, तो मैं उसमें भी ट्राई करूं ये 15% सीट पे जो बाहर के बच्चों के लिए है। तो क्या एक ही फॉरम में सब कुछ आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। दो काउंसलिंग होती है, स्टेट कोटा काउंसलिंग और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, और इन दोनों काउंसलिंग बॉडी अलग अलग होती है, यानी वेबसाइट अलग होती है। हम लोग अभी बात करते हैं, देखिए यहाँ पे स्टेट कोटा की अगर मैं बात करूं, अब ये जो 85% सीट है, ये जो 85% सीट है, अब मान लीजिए अगर आप यूपी से हैं, तो इसकी जो काउंसलिंग होगी ना 85% सीट की, इसकी काउंसलिंग यूपी आयुष काउंसलिंग के माध्यम से होगी, मतलब स्टेट जो काउंसलिंग करवाएगी उसके माध्यम से होगी। अब आप मान लीजिए बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार के कॉलेजेस में 85% सीट पे आपका रिजर्वेशन है, तो उसकी काउंसलिंग बिहार स्टेट के माध्यम से होगी। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के अंदर आपको ये सीट मिलेगी। अगर आप मान लीजिए सपोज कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, किसी भी राज्य से हैं, हर एक राज्य अपना खुद का स्टेट काउंसलिंग कराती है, उसमें आपको अपने स्टेट की रिजर्वेशन के लिए उसमें फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ बताएंगे, फॉर्म भरना, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, कितना पैसा लगता है, हर एक चीज बताने वाला हूं यहाँ पे। तो उसमें आपको फॉर्म भरना पड़ेगा अपने स्टेट में, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप यूपी से हैं, आपने यूपी का फॉर्म तो भर दिया, आप चाहते हैं कि क्यों ना मैं महाराष्ट्र वाले कॉलेज में भी ट्राई करूं जहां पे 15% बाहर के बच्चों के लिए रिजर्व रहता है, दूसरे राज्य के, तो इसके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आप बिहार से हैं, बिहार का भर दिए, आप अन्य राज्य के लिए भी भर सकते हैं। आप महाराष्ट्र से हैं, आप इसके लिए भी भर सकते हैं। आप राजस्थान से हैं, किसी भी राज्य से हैं, भारत के किसी भी राज्य से हैं, आप ऑल इंडिया कोटा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूं, ये बहुत समझने वाली बात है कि जब जैसे हर स्टेट का अपना अपना है काउंसलिंग बॉडी होता है, यूपी का अलग हो गया, बिहार का हो गया, पंजाब का हो गया, राजस्थान का हो गया, डबल ए ट्रिपल सी एक काउंसलिंग बॉडी है। डबल ए ट्रिपल सी एक काउंसलिंग बॉडी है जो कि ये सभी 15% सीट जितने इंडिया के होते हैं, जो ऑल इंडिया कोटा के होते हैं, ये काउंसलिंग करवाती है। मतलब कि भारत के अंदर जितनी ऑल इंडिया कोटा की सीट होती है उसकी काउंसलिंग डबल ए ट्रिपल सी कराती है। यूपी के अंदर जो 85% सीट है उसकी काउंसलिंग यूपी कराएगी, बिहार के अंदर होता है वो बिहार कराएगी, हर एक राज्य अपना अपना कराएगी। लेकिन जो 15% सीट होता है उसकी काउंसलिंग इकट्ठा डबल ए ट्रिपल से ही कराएगी। मतलब आप किसी भी राज्य से हो और आपको किसी अन्य राज्य में जाना है, तो उस राज्य के काउंसलिंग में भाग नहीं लेना है आपको, आपको लेना है कहाँ पे भाग? डबल ए ट्रिपल सी में। अब ये डबल ए ट्रिपल सी क्या होता है भैया? ये जितने राज्य हैं, हर एक राज्य के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, घबराइए मत आप, ठीक है। पहले इसको समझते हैं क्योंकि इसकी मारामारी बहुत ज्यादा है। 90% बच्चा जो है वो डबल ए ट्रिपल सी में काउंसलिंग कराते हैं।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भारत के सभी कॉलेजेस होते हैं ना, हर कॉलेज का 15% 15% 15% सीट यहाँ पे रहता है। बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जिसका 100% सीट जो है वो पूरे भारत के बच्चों के लिए होता है, किसी स्टेट का रिजर्वेशन नहीं होता है। अभी हम लोग सब कुछ बात करेंगे डबल ए ट्रिपल सी के बारे में। चैनल को ठीक सब्सक्राइब है। जरूर कर देना दोस्तों, डबल बहुत ए मेहनत ट्रिपल कर सी रहा का हूँ मैं फुल आप। फॉर्म बताऊं अगर, तो आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिल कमेटी, ओके, डबल ए ट्रिपल सी। अब इसके अंदर क्या क्या होता है जानते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर सीट कौन कौन सी होती है, जैसे मैंने बताया था ना 15%, एक्चुअल में 15% ही नहीं होता है, और भी बेहतरीन बेहतरीन कॉलेजेस में एडमिशन आप डबल ए ट्रिपल सी के थ्रू ले सकते हैं। कौन कौन सी कॉलेजेस होती हैं ये देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट, उनका 100% सीट होता है। मैंने तो अभी बोला था 15% हर कॉलेज का होता है, मैंने जो बोला था आपको 15%, वो होता है आपका गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का 15% सीट होता है बस। बाकी नेशनल और सेंट्रल, सेंट्रल मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें भी आयुर्वेदा होता है, उसका पूरा 100%, क्योंकि यूपी के लिए रिजर्वेशन नहीं है, भले वो यूपी में है, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलेज है, तो वो पूरे भारत के बच्चों के लिए सीट है उसकी, तो उसका 100% सीट जो है वो डबल ए ट्रिपल से के फॉर्म में आएगा। उसी तरह नेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे कि एनआईए जयपुर हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका NIA पंचकुला हो गया हरियाणा के अंदर, है ना। उसी तरह NEIAH नेशनल ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथिक, मेघालय शिलोंग में है। सेंट्रल में बताऊं BHU, अय्या गोवा, इन सभी टॉप लेवल की कॉलेजेस की 100% सीट जो है वो कहाँ होती है, वो होती है आपकी डबल ए ट्रिपल सी में। आई बात समझ में आपको कि क्यों मैं डबल ए ट्रिपल सी पे इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, क्योंकि भारत की बेस्ट यूनिवर्सिटीज, बेस्ट कॉलेजेस डबल ए ट्रिपल सी के थ्रू ही मिलती है आयुष की। ठीक है, आइए, तो हमने बात कर लिया सेंट्रल और नेशनल का 100% सीट रहता है। अब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी 100% सीट होता है। डीम्ड के बारे में मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी होती है, प्राइवेट कॉलेज से भी ज्यादा फीस होती है इनकी, लेकिन इनकी में अंदर जो है किसी स्टेट का कोई रिजर्वेशन नहीं होता, इनका 100% सीट कहाँ जाता है, डबल ए ट्रिपल सी के फॉर्म के थ्रू ही मिलता है। ओके, उसके बाद आपका गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट मैंने बताया 15% सीट, हर एक स्टेट के जो आपके राज्य का जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, राजकीय गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे पटना हो गया, है ना, हर एक स्टेट का जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उनका 15% सीट जो है इसमें आता है। ठीक है, उसके बाद BA में सीट ऑफ अय्या गोवा, अय्या जो है वो एक तरीके से एम्स है आयुर्वेदा का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जिस तरह प्रकार आपका दिल्ली में एम्स है, दिल्ली में भी आयुर्वेदा का एम्स भी है, अय्या दिल्ली भी है, बट वहाँ पे यूजी नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ PG कोर्सेज होते हैं MD MS, लेकिन अय्या गोवा में जो है वो यूजी भी होता है, और इसकी जो है 100% सीट जो है वो कहाँ जाती है, डबल ए ट्रिपल सी पे। इतना समझ में आ गया ना आपको कि आपको ये टॉप की जितनी कॉलेजेस मैंने बताई, इसका एडमिशन चाहिए तो कहाँ फॉर्म भरोगे, डबल ए ट्रिपल सी में। आपको अपने राज्य के ही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो कहाँ फॉर्म भरोगे, अपने राज्य के आयुष काउंसलिंग में। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा काउंसलिंग 2026 के बारे में, कि आखिर कैसे कैसे क्या करना होता है आपको, है ना। प्रोसेस जानेंगे हम यहाँ पे। आपने नीट का एग्जाम दिया 2026 का, एग्जाम दे दिया आपने, रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट के बाद क्या होगा, काउंसलिंग करोगे आप, जाहिर सी बात है, जो मैंने बताया आपको, जो मार्क्स आएगा, जो आपका ऑल इंडिया रैंक आएगा, उसके बिहाफ पे जो मैं आपको काउंसलिंग की प्रतिक्रिया बता रहा हूँ, इसके थ्रू आप काउंसलिंग करोगे। चाहे आप कहाँ कहाँ करोगे आप काउंसलिंग, आप डबल ए ट्रिपल सी में कर सकते हो, आप अपना स्टेट कोटा मतलब अपने स्टेट के काउंसलिंग में भी पार्ट ले सकते हो, आप दोनों करो एक साथ, है ना। काउंसलिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉलेज मिलेगा। अब ये जो काउंसलिंग होता है, अब ये जो काउंसलिंग होता है, इस काउंसलिंग कई चरणों में कंप्लीट होती है। ठीक है, इसमें भी स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले आप फॉर्म आएगा ना काउंसलिंग का, तो रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर चॉइस फिलिंग करोगे आप, फिर उसका रिजल्ट आएगा, अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट का मतलब कि आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है, आपके नंबर के हिसाब से। फिर रिपोर्टिंग होगा, रिपोर्टिंग मतलब उस कॉलेज में जाके जो भी आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, फीस जमा करना है, और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये जो है 5 स्टेप है, और ये पांचों स्टेप को मैं बहुत ही डिटेल्स में आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक। अगर यहाँ तक बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है।
चलिए अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में पहले, क्योंकि पहला स्टेप क्या था, रजिस्ट्रेशन था। तो हम लोग रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में बात करेंगे, कितने पैसे लगते हैं इस काउंसलिंग में, आपको कितना फीस पे करना होता है फॉर्म का, कितना सिक्योरिटी मनी पैसा जमा करना होता है। यहाँ पे दो तरह के पैसे जमा करने पड़ते हैं आपको। एक तो होता है आपका नॉन रिफंडेबल, यानी कि जो आपको वापस नहीं आएगा। एक होता है आपका रिफंडेबल, जो कि पैसा आप फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे, काउंसलिंग करेंगे तो उसमें आप देंगे वहां पे, लेकिन वो पैसा आपका वापस आ जाएगा। ठीक है, अब ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं? अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी एनसीएल से हैं, तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे करेंगे 1,000 रुपया। हम किसकी बात कर रहे हैं? डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए भी है, इंतजार करो, अभी सिर्फ हम लोग बाकी कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप SC ST से हैं और आप डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आपको पे करना होगा यहाँ पे 500 रुपया। ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन जैसा मैंने बताया आपको कि डीम्ड यूनिवर्सिटी होता है और वो भी डबल ए ट्रिपल सी में ही पार्टिसिपेट कर सकता है, करता है, मतलब डबल ए ट्रिपल सी में पार्टिसिपेट करता है। तो काफी बच्चे, ये जो एप्लीकेशन बताइए, तो वो बच्चे हैं ना जिनके नंबर अच्छे हैं, जो सिर्फ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए ट्राई करना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करना चाहते हैं। लेकिन कोई बच्चा ऐसा हो कि मुझे तो भाई डीम्ड यूनिवर्सिटी चाहिए और उसके लिए भी डबल ए ट्रिपल सी का ही फॉर्म भरना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है ना, यहाँ पे आपको 5,000 रुपया पे करना होता है एप्लीकेशन फीस। अगर आप सिर्फ 5,000 पे करते हैं तो आप गवर्नमेंट भी कर सकते हैं ट्राई, आप जो है सेमी गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, आप डीम्ड भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिफंडेबल अमाउंट का। ये तो हो गया एप्लीकेशन चार्ज, जो कि आपका गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, रिफंड नहीं होगा, आपको वापस नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, नेशनल और सेंट्रल, इन्हीं कॉलेजेस की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, मतलब डीम्ड का नहीं कराना चाहते हैं, तो आपको 20,000 रुपया सिक्योरिटी मनी पे करेगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको 20,000 रुपया सिक्योरिटी मनी पे करेगा, SC ST OBC जनरल किसी से भी हो। ठीक है, लेकिन अगर आप डीम्ड के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो आपको 50,000 रुपया सिक्योरिटी मनी पे करना पड़ेगा। आई बात समझ में यहाँ पे कि आपको फीस कितना पे करना पड़ेगा? आपको 1,000 रुपया एप्लीकेशन फीस पे करना पड़ेगा, सिर्फ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के लिए, नेशनल सेंट्रल के लिए। लेकिन रिजर्वेशन है तो 500 रुपया पे करना पड़ेगा आपको, और डीम्ड के लिए आपको 5,000 रुपया पे करना पड़ेगा। रिफंडेबल अमाउंट जो है वो, अगर आप डीम्ड नहीं करना चाहते ट्राई तो 20,000 रुपया जमा करना पड़ेगा, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। अगर डीम्ड ट्राई करना चाहते हैं तो 50,000 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा। क्लियर हो गया एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में? ये जो पैसा है आपको काउंसलिंग के बाद वापस मिल जाएगा, जिस अकाउंट से पैसा कटेगा उसी अकाउंट में वापस आ जाएगा। ये जो पैसा है, ये फॉर्म का चार्ज है, आपको वापस नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट रख लेती है ये। क्लियर? चलिए अब हम एक विशेष बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, अब हम लोग काउंसलिंग शुरू करने वाले हैं। अभी तक तो मैंने बेसिक चीजें बताई आपको, सब कुछ कि क्या करते हैं, कैसे करना होता है ना। अब हम लोग काउंसलिंग को शुरू करने जा रहे हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, कैसे कॉलेज का डिटेल डालना है, कैसे कॉलेज आपको अलॉट होता है, कैसे कॉलेज मिलता है, कैसे कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। इन सभी चीजों के बारे में बताने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि दोस्तों, ये जो आप चैनल देख रहे हैं ना, द आयुर्वेदा, हम पिछले 5 सालों से काउंसलिंग कराते आ रहे हैं हर एक कोर्सेज के लिए। किसके किसके लिए? आयुष के हर एक कोर्स के लिए, BA MS BHMS BUMS BNYS BPT। ठीक है, तो इनमें से अगर किसी भी कोर्स में आप खुद से काउंसलिंग करना चाहते हैं, दी बेस्ट, चैनल से जुड़े रहिए, हर एक प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट आप चाहते हैं कि ताम झाम मुझे नहीं करना, भैया आप गाइड कर दो कहाँ पे कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहाँ मुझे एडमिशन लेना चाहिए, कैसे काउंसलिंग करनी चाहिए, तो हम लोग पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस भी देते हैं, जिसको बोलते हैं पेड काउंसलिंग सर्विस। आप ले सकते हैं हमारा, उसमें चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हो, चाहे आपके लो मार्क्स है और आप कंफ्यूज हो कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, हाई मार्क्स है तो सोच रहे हो कि इतने अच्छे नंबर पे मुझे सबसे बढ़िया कॉलेज कौन सा मिल सकता है, और बजट लो है बहुत ज़्यादा, तो आपके पास क्या विकल्प हो सकता है ना। तो ये सभी चीज़ों के लिए, आपकी इनमें से कोई भी कंडीशन है, आप हमारे द्वारा काउंसलिंग करवाना चाहते हो, तो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से बात करके, एक हमारी छोटी सी पेड काउंसलिंग होती है, वो परचेस करके हमारे द्वारा
पूरे भारत में किसी भी राज्य में कहीं भी आप इंटरेस्टेड हो काउंसलिंग करा सकते हो। हमारे पास मेडिकल से जुड़े हर एक प्रकार की टीम बैठी हुई है, जितने भी आपके कॉल रिसीव करने वाले, चाहे जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे टीम में जितने भी लोग हैं सभी लोग डॉक्टर्स हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं। जो चीज़ें हम लोगों ने फेस किया है, जो प्रॉब्लम्स हमारे करियर के समय आई थी, कॉलेज सिलेक्शन में, एजुकेशन में, पढ़ाई करने में क्या होता है, डिसीजन लेने में, वो चीज़ें आपके बच्चों को, आप अगर स्टूडेंट है, आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप सभी को हम ये प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पेड काउंसलिंग करा सकते हैं। अदरवाइज द आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पे मैं फ्री काउंसलिंग सिखाता रहूंगा, फॉर्म भरना तक आपको लाइव दिखाऊंगा मैं एवरीथिंग। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। ये राउंड 1 मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राउंड 1 की काउंसलिंग। अब ये क्या होता है भैया, समझाऊंगा। अभी यहाँ पे हम लोग शुरू कर दे रहे हैं AA CCC की काउंसलिंग, हम लोग शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें। आपने जब भी पोर्टल खुलेगा, रजिस्ट्रेशन AA CCC का एक वेबसाइट है, AA CCC, सब कुछ बताऊंगा। पोर्टल खुलेगा तो उसमें आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, उसी को रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। अब वो कौन सी डेट पे आएगा, कहाँ पे आएगा, ये सब चीज़ अपडेट आपको इस चैनल पे हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे, ताकि किसी प्रकार की मिस ना हो। अगर आप पेड काउंसलिंग लेते हैं तो हम खुद ही आपको कॉल करके, हमारी टीम हर एक चीज़ आपको अपडेट देती है कि सर क्या चल रहा है, क्या नहीं। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी हम खुद से भरते हैं, हर एक प्रोसेस हम खुद से करते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस डॉक्यूमेंट्स रेडी कराना होता है, वो भी हमारे गाइडेंस में। ठीक है, तो देखिए राउंड 1 का जो है, आपने यहाँ पे फॉर्म भर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, चॉइस फिलिंग किया। अब ये चॉइस फिलिंग क्या होता है यार, समझ में नहीं आ रहा है। चॉइस फिलिंग का मतलब होता है ना, फॉर्म तो भर दिया, इसमें आपने डिटेल वगैरह भर दिया, आपके सामने विकल्प होता है कि आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद विकल्प होता है कि आप अपने मर्जी से 10, 20, 50 कॉलेज का नाम डाल दो, जो आप चाहते हो कि मुझे इनमें किसी एक में एडमिशन मिले, उसमें से किसी एक में आपको एडमिशन मिलेगा। वो जो चॉइस फिलिंग होता है उसको सीक्वेंस में बनाना पड़ता है कि नंबर 1 पे आपने डाल दिया BHU, नंबर 2 पे डाल दिया NIA जयपुर, मतलब अगर BHU नहीं मिलेगा तो NIA जयपुर मिलेगा, NIA जयपुर नहीं मिलेगा तो उसके नीचे आपने एक कॉलेज डाल दिया। ऐसे ही करके 50, 60 अनलिमिटेड सारे कॉलेज भी डाल सकते हो, 10 भी डाल सकते हो, 5 भी डाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है अपनी। ठीक है, तो आप इतना कॉलेज डाल देते हो वहां पे चॉइस फिलिंग में, और उसके कुछ समय बाद जो है, कुछ दिन बाद आपका एक डेट फिक्स रहता है हर एक चीज का, अलॉटमेंट आता है। अलॉटमेंट का मतलब रिजल्ट आता है आपका। अब जब रिजल्ट आता है तो यहाँ पे आपके सामने दो कंडीशन होती है। क्या क्या कंडीशन हो सकती है वो, सबसे पहली तो ये होती है कि आपको कॉलेज अलॉट हो गया कोई, मतलब आपने जो कॉलेज वहां पे फिल किया था ना चॉइस फिलिंग में, उसी में से कोई कॉलेज एक आपको अलॉट हो गया है। तो ये तो बहुत खुशी की बात है, आप चाहते थे, आपको कॉलेज मिल गया। अब क्या करेंगे आप, उस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करेंगे, मतलब कि वहां पे अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कर देंगे, फीस जमा कर देंगे कॉलेज का, जो भी रहेगा XYZ फीस उसका, आप जाके रिपोर्टिंग करके कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, कॉलेज ज्वाइनिंग कर देंगे। बस आपका काम काउंसलिंग से खत्म, आप यहाँ से अब बाहर निकल जाइए। आपने जो सिक्योरिटी मनी डाला था, 20,000 या 50,000 जो भी डाला था, वो आपको पूरी काउंसलिंग खत्म होने के बाद आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है, ये तो कॉलेज अलॉट हो गया तब की बात है ना। मान लो अगर कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, मतलब आपने जो कॉलेज डाला था वो हो सकता है आपके नंबर पे नहीं मिला हो, या फिर आपने ऐसा किया होगा कि आपके नंबर तो बहुत अच्छे हैं, 550 नंबर आ गए, आपके 510 नंबर है, आपने गिने चुने 10 ही कॉलेज डाले जिसकी कट ऑफ 511 चली गई, तो और जो 509, 8, 7 पे कॉलेज मिले आपने ऐड ही नहीं किया था चॉइस फिलिंग में, तो आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। ये भी हो सकता है आपके नंबर बहुत कम है, आपने सारे कॉलेज डाले, आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, आप ऑटोमेटिक राउंड, ये जो 1 है ना, ऐसे ही दोबारा एक सारा प्रतिक्रिया होगा, उसको बोलते हैं राउंड 2, ऑटोमेटिक उसमें आप चले जाओगे। मैं समझाऊंगा अभी, राउंड 2 भी बताऊंगा आपको, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एक तीसरा कंडीशन होता है कि कॉलेज मिल भी गया और आप जाके उसको ज्वाइनिंग भी नहीं कर रहे हो, मतलब आपको कॉलेज पसंद ही नहीं आ रहा, आप गए कॉलेज देखे, बोले कि नहीं यार कॉलेज पसंद नहीं आ रहा मुझे, मैं नहीं लूंगा इसमें, मतलब आप ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हो, तो भी कोई बात नहीं। आप क्या करोगे, फिर से अगले राउंड में चॉइस फिलिंग करोगे। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो फिर से अगले राउंड में चॉइस फिलिंग करोगे। अगर कॉलेज मिल गया तो जाके एडमिशन ले लोगे। अब एक बात और है यहाँ पे, हो सकता है कि आपको जो कॉलेज मिला, आपने एडमिशन ले भी लिया, लेकिन मन में है ना कि यार अगले राउंड में मैं फिर से ट्राई करूंगा, क्या पता मुझे इससे बेहतर कोई और कॉलेज मिल जाए, तो उसको बोलते हैं अपग्रेडेशन, उसको बोलते हैं अपग्रेडेशन। ठीक है, तो जिनको कॉलेज मिल गया है
वो जाके उस कॉलेज को ज्वाइन करेंगे तो वो तो उनके हाथ में रहेगा कॉलेज। फिर अगले राउंड में दोबारा से चॉइस फिलिंग करेंगे और कोई कॉलेज उनको मिलता है अगर मान लो, तो ये वाला कॉलेज जिसको ज्वाइन किया था अपने आप ये हाथ से निकल जाएगा और इस कॉलेज को, जो नया कॉलेज मिलेगा सेकेंड राउंड में, उसको हर हाल में ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनका पहला वाला कॉलेज तो हाथ से गया, दूसरा वाला नहीं करेंगे तो जो सिक्योरिटी मनी डाला था वो भी गया, वापस नहीं होगा। तो ये सिक्योरिटी मनी की बात है। चलिए अब हम सेकेंड राउंड में चलते हैं, सारी सिचुएशन हमने देख ली। सेकेंड राउंड में फिर आपने जो है कौन कौन बच्चा सेकेंड राउंड में एलिजिबल होगा ये भी जान लेते हैं, मतलब कौन कौन जो है इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कौन करेंगे, जिनको पहले राउंड में मैंने बताया था ना कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, वो कहाँ चले जाएंगे, सीधे राउंड 2 में चले जाएंगे। ओके, उसके बाद फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी तो करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी तो हैं जो अभी भी सोए रहते हैं, कब रजिस्टर राउंड 1 हो गया, अच्छी अच्छी कॉलेज कब हाथ से निकल गई उनको पता ही नहीं चला, कुछ सोए थे। द आयुर्वेदा को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा कि कब जो है वो AA CCC का पोर्टल ओपन होगा। सब कुछ हम लोग बताते रहते हैं, लाइव आ जाते हैं, तुरंत लाइव करके दिखाते हैं कैसे फॉर्म भरना, हर एक चीज। तो चैनल से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। तो जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला वो भी इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे। और अपग्रेडेशन मतलब जिनको कॉलेज मिला हुआ था और उन्होंने ज्वाइन कर लिया लेकिन वो चाहते थे कि दोबारा एक कॉलेज देखेंगे हम ट्राई करके, तो वो अपग्रेडेशन वाले भी एलिजिबल होंगे इसमें। आ गई बात समझ में। चलिए, तो आपने चॉइस फिलिंग कर लिया, जिनको कॉलेज, जो बच्चे पहले से राउंड 1 में थे उनको सिर्फ चॉइस फिलिंग करना है, जो एकदम नए बच्चे वो रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले राउंड में किया हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है, कोई फीस नहीं जमा करना, सिर्फ कॉलेज का नाम ऐड करना है। ऐड हो गया, चॉइस फिलिंग हो गई। चॉइस फिलिंग के बाद भैया क्या होता है, जाहिर सी बात है रिजल्ट आता है। चॉइस फिलिंग के बाद अलॉटमेंट आता है। अब यहाँ पे कंडीशंस होते हैं, क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं आइए देखते हैं। हो सकता है आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ हो इस समय, तो कोई बात नहीं, अगले राउंड में हो जाएगा। तो आप कहाँ चले जाएंगे, ऑटोमेटिक राउंड 3 में मूव कर जाएंगे आप। क्लियर। लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपका एडमिशन हो गया। अब वहां से आप चाहें तो रिजाइन मार दे, मतलब काउंसलिंग छोड़ दे, अब आपका पैसा वापस आ जाएगा। अगर आपको पहली बार कॉलेज अलॉट हुआ है, मतलब पहले राउंड में कोई कॉलेज आपके हाथ में नहीं था, अलॉट नहीं हुआ था, तो आप ज्वाइन करने के बाद फिर से अपग्रेडेशन कर सकते हैं पहली बार। लेकिन अगर पहले राउंड में भी कॉलेज मिला था, इस राउंड में भी कॉलेज मिल गया, तो आप अपग्रेडेशन नहीं कर सकते, एक बार ही अपग्रेडेशन होता है। ठीक है, ये हो गया। अगर मान लीजिए आप ज्वाइन नहीं करते हैं, नॉट ज्वाइन, कॉलेज मिल गया आप ज्वाइन नहीं करते हो, तो मैंने पिछली बार क्या बोला था राउंड 1 में, कोई बात नहीं आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन राउंड 2 में कोई कॉलेज किसी को मिला हुआ है और वो ज्वाइन नहीं करता है, तो भैया आपका जो पैसा है, आपका जो पैसा है वो फोरफिट कर लिया जाएगा, मतलब आपको रिफंड नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी मनी आपका खत्म। ठीक है, ये आगे बात समझ में। चलो अब राउंड 3 देखते हैं, इसको मॉपअप राउंड भी बोलते हैं। कौन कौन एलिजिबल होगा भैया इसमें, वही बात मैंने जो बताई थी कि राउंड 2 में जिसको एक तो सीट नहीं मिली थी वो भी एलिजिबल होंगे। फ्रेश रजिस्ट्रेशन, अभी भी कुछ बच्चे सोए रहते हैं, उठ के आके नया फॉर्म भरेंगे दोबारा से, है ना, पहली बार। अपग्रेडेशन, जिनको कॉलेज मिल चुकी थी पहली बार, ज्वाइनिंग भी कर लिया लेकिन दोबारा से ट्राई करना चाहते हैं किसी और कॉलेज के लिए। और एक नॉट ज्वाइन इन राउंड 2, मतलब जिन्होंने राउंड 2 में कॉलेज मिला था और ज्वाइन नहीं किए और वो चाहते कि अब मैं फिर से ट्राई करूँ, मुझे जो मिलेगा मैं ले लूंगा, मेरा साल खराब ना हो। तो उनकी मैंने बताया था सिक्योरिटी मनी तो गया, तो दोबारा से सिक्योरिटी मनी पे करेंगे, अगेन पे। सिक्योरिटी मनी पे करने के बाद उनको जो है कहीं ना कहीं हो सकता है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। आई बात समझ में। तो सेम वही राउंड 3 का जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद भी आपके सामने कंडीशन होगा कि अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ बाई चांस, तो फिर अगले राउंड में आप राउंड 4 में चले जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होता है। यहाँ पे बहुत कम मार्क्स पे भी बच्चों को कॉलेज मिलता है, क्योंकि इतनी यहाँ तक कोई वेट ही नहीं करता है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई कॉलेज ले लेता है बच्चा। ठीक है, अगर मिल गया कॉलेज तो मस्ट एकदम ज्वाइन करना ही करना है। अगर कॉलेज मिल गया ज्वाइन नहीं करते हैं, नॉट ज्वाइन, तो भैया AA CCC कहता है अब उठा के आपको फेंक देगा बाहर कि दफा हो हमारे यहाँ से। अगर राउंड 3 में कॉलेज मिला
तो जाके या तो ज्वाइन करो, अगर नहीं करोगे तो डबल ए ट्रिपल सी आपको रिजेक्ट कर देगा, आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, आपका पैसा भी वापस नहीं होगा, आप राउंड 4 में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाओगे। तो हर राउंड का एक अपना स्पेसिफिक नियम होता है, कानून होता है, उस चीज को समझना पड़ता है आपको, तभी आप काउंसलिंग कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट राउंड की बात करते हैं, राउंड 4, जिसको बोलते हैं SBR। इसको बोलते हैं SBR, इसका मतलब क्या हुआ? सुपर स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ठीक है, राउंड 4। इसके बाद एक और राउंड होता है, उसको बोलते हैं सुपर स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इसको बोलते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड, इसको बोलते हैं सुपर स्ट्रे वैकेंसी राउंड। सेम वही प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट। अब यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल होगा? नॉट अलॉटेड इन राउंड 3, जिसको कोई कॉलेज मिला ही नहीं था अभी तक। फ्रेश रजिस्ट्रेशन, जो सोया है वो आके रजिस्ट्रेशन कर सकता है। नॉट ज्वाइनिंग इन राउंड 2, बात राउंड 3 की नहीं कर रहा हूँ, राउंड 2 की कर रहा हूँ, कि जिन्होंने राउंड 2 में कॉलेज मिला था और ज्वाइन नहीं किया, वो दोबारा से फीस पे करके यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन राउंड 3 में जिनको कॉलेज मिल चुका है ना, वो फीस पे करें कुछ भी करें, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आई बात समझ में? अब यहाँ पे क्या कंडीशन होता है भैया? सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर कॉलेज मिल गया, वही थर्ड राउंड वाला रूल है, तो जाके ज्वाइन कर लो। नहीं मिला, नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज, तो फिर सुपर स्टे वैकेंसी राउंड में चले जाओगे। कॉलेज मिल गया तो जाके ज्वाइन कर लो। और अगर नॉट ज्वाइन, तो वही सेम रूल कि डबल ए ट्रिपल सी आपको उठा के फेंक देगा। अगर कॉलेज मिला, ज्वाइन नहीं किए, तो आपको काउंसलिंग से हटा देगा, और पूरे भारत के किसी भी स्टेट काउंसलिंग में भी आप एडमिशन नहीं ले पाओगे अगर यहाँ से इन एलिजिबल हो गए तो। प्राइवेट क्या, गवर्नमेंट क्या, कहीं नहीं ले पाओगे, ऐसा रूल है। तो कुछ ऐसी गलती ना हो आप सभी से, कोई ऐसी समस्या क्रिएट ना हो, आपका फ्यूचर, आपका भविष्य, आपका एक साल खराब ना हो, आपकी इतनी मेहनत करने के बाद जो आपने नीट स्कोर लाया है ये खराब ना जाए। इसके लिए जरूरी है कि पहले आप काउंसलिंग को अच्छे से समझे। अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई तो कमेंट्स में लिखे कि अंडरस्टूड। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा है, तो कमेंट्स में बताइए। हो सकता है हम उस टॉपिक पे आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो अपलोड कर दे अपने चैनल पे, जिससे बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। हो सकता है कि रिप्लाई से आपका अगर समस्या का हल होगा तो हम रिप्लाई करके बताएंगे। दोस्तों, हो सकता है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय आयुर्वेदा।